लोग बात करते हैं बेटा, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम के इनिशियल मॉडल से, एटम का इनिशियल मॉडल, जब एटम के बारे में बहुत लिमिटेड जानकारी थी, आई थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये एक्चुअली एक हाइपोथेसिस थी। हाइपोथेसिस थी। हाइपोथेसिस बेटा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे नहीं होती है, अपने एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती है। जॉन डाल्टन जो थे, जॉन डाल्टन एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे, स्कूल टीचर। तो इन्होंने इससे पहले का जो वर्क था, कई साइंटिस्ट वर्क कर गए थे, और उन सबकी नॉलेज को यूज करते हुए इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, एक आइडिया दिया कि एटम क्या है। तो उसको कहा गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से स्टार्ट करके आज जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है एटम का, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वहां तक ट्रेवल करेंगे इस चैप्टर में और सारी चीजों को जानेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। तो क्या बताया था डाल्टन ने एटम के बारे में, ये सारी बातें हम कर लें। डाल्टन्स थ्योरी, तो डाल्टन और डाल्टन से पहले जो नाम दिया गया एटम को बेटा, उसका मतलब था एटॉम। आ मीन्स होता है इंग्लिश में नो, टॉम मीन्स होता है डिविजिबल, तो नॉट डिविजिबल। तो ये हो गया नॉट डिविजिबल। तो इनिशियल साइंटिस्ट जो थे, जब बहुत कम वर्क हुआ था, तब कंडीशन ये थी कि बहुत कम जानकारी थी। कम जानकारी होने का एक कारण था, आज और तब में बहुत बड़ा अंतर है बेटा। आज हमारे पास बहुत वेल इक्विपमेंट्स हैं, जो भी लैब्स हैं वो सारी वेल इक्विप्ड हैं, सारी चीजें हैं, तो हम इजिली काम कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं बहुत सारे, तब ये सब नहीं था, तब बहुत लिमिटेड मींस थे वर्क करने के। तो तब एटम्स ने, इंडियन साइंटिस्ट भी रहे, ग्रीक साइंटिस्ट भी रहे, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि मैटर जो है वो बहुत टिनी पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनको एटम्स कहते हैं। एक इंडियन साइंटिस्ट बड़े फेमस थे, उनका नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, महर्षि कनाद। उन्होंने कहा था कि मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज परमाणु, जिसे हिंदी में परमाणु कहते हैं, इसलिए एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं। तो वहीं से आया। कई ग्रीक साइंटिस्ट ने भी काम किया था, उन्होंने बताया कि मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट है उसे एटम कहते हैं। तो अब डाल्टन थ्योरी में सारी बातें होने जा रही हैं, तो हम इससे पहले की बातों को थोड़ा सा छोड़ देते हैं और डाल्टन थ्योरी में सारी बातें आ जाएंगी। तो डाल्टन ने बताई, जो एटम के बारे में पास्टुलेट्स दिए, वो पास्टुलेट्स कुछ इस तरीके के थे बेटा, कि इन्होंने कहा एटम is the smallest, atom is the smallest indivisible, atom is the smallest indivisible particle, indivisible particle of matter। सबसे छोटा ऐसा पार्टिकल है मैटर का जो डिवाइड नहीं हो सकता है। मतलब कि अगर आप मैटर को स्टडी करेंगे तो आप ढूंढते आएंगे, तो इनके अकॉर्डिंग था कि एटम से ज्यादा अंदर आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। हालांकि ये बात आज सही, मतलब अगर आप मैटर को स्टडी करेंगे तो डीप देखते जाएंगे कि सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, तो डाल्टन के अकॉर्डिंग था कि आप एटम से ज्यादा अंदर नहीं पढ़ पाओगे, एटम को और ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाओगे। आपका क्या मानना है? आज हमारे पास सारी सब कुछ क्वांटम मैकेनिक्स है, सब है, मशीन्स है, तो आज हम सब देख चुके हैं कि हम एटम को और डीप नहीं पढ़ सकते हैं, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं? कर सकते हैं सर। किसमें कर लेंगे डिवाइड? एटम को किसमें डिवाइड कर सकते हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। अब तो बहुत डीप पढ़ सकते हैं, मेसॉन, कई सारे पार्टिकल्स हैं, अब तो उनके सब एटॉमिक पार्टिकल भी जिससे मिलकर बने होते हैं वो सब भी पढ़ लेते हैं। तो लेकिन इनके अकॉर्डिंग था कि एटम क्या है। अगर डाल्टन के अकॉर्डिंग कोई पूछेगा तो आप बताएंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर।
उस समय इलेक्ट्रॉन, मतलब आप सीधे समझ जाओ कि डाल्टन को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जानकारी नहीं थी, तो वो सारी ऑब्जर्वेशंस जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे बेस्ड होंगी, उन सबको डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। डाल्टन नहीं बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अब एक एक करके हम सारे काम करते हैं। अब डाल्टन की दूसरी बात जो इन्होंने कही, वो कही कि एटम ऑफ एन एलिमेंट, atoms of an element are identical to each other। मतलब किसी भी एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो सब आइडेंटिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल बात करें हम लोग आयरन की, आयरन आयरन होता है हमारा Fe। तो इनके अकॉर्डिंग जितने भी एटम निकलेंगे Fe के, वो सब एक जैसे होंगे, सब एक जैसे होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल। इनका साइज और इनका मास, ये अपने साइज और मास के रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल होंगे। ये बात डाल्टन ने कही थी। क्या आप मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि all the atoms of an element are identical with respect to their mass and size? Do you agree? अरे भाई बोलिए, हाँ ना कुछ तो बोलिए। आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? आस्था, देवांशी, आरजू, अंशिका? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, पता नहीं हमारे नेटवर्क खराब है आपके। आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? यस सर, ब्रेक हो के आ रही है। तो आप लोगों के यहाँ के नेटवर्क, इसका मतलब है आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। लेकिन यहाँ तो नेटवर्क ठीक है बच्चों, यहाँ तो बिल्कुल ठीक नेटवर्क है। तो देखो, बात करते हैं कि इन्होंने कहा था कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे सब आइडेंटिकल होंगे, सबका मास सेम होगा, सबका साइज सेम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम लोग जानते हैं कि आइसोटोप्स भी होते हैं, सब्सटेंस के आइसोटोप्स भी होते हैं। अब फॉर एग्जांपल कार्बन की बात करें, तो ये तो उस समय के अकॉर्डिंग कहेंगे कि सब कार्बन के एटम एक जैसे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता। कुछ C612 होते हैं, कुछ C613 होते हैं, कुछ C614 भी होते हैं। तो ये क्या सब आइडेंटिकल है? ये बिल्कुल नहीं आइडेंटिकल है, सबके मास और साइज अलग अलग है। तो ये क्या है कि अब ये क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाए डाल्टन कि भाई आइसोटोप्स को एक्सप्लेन करने के लिए जानकारी होनी चाहिए एटॉमिक नंबर और मास नंबर की, और एटॉमिक नंबर, मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर पे डिपेंड करते हैं। तो जब डाल्टन को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ही नहीं पता था, तो ये सब कैसे पता कर पाएंगे? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अगला जो पास्टुलेट है वो है कि इन्होंने कहा था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ different elements have different masses। इन्होंने कहा था जो डिफरेंट एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें कार्बन और नाइट्रोजन की, तो इनका कहना था कि कार्बन के एटम का मास अलग होगा, नाइट्रोजन के एटम का मास अलग होगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि कुछ आइसोबार्स भी होते हैं। आइसोबार्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक मासेस सेम होते हैं और एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें C614 और 7n14 की, C614 और 7n14 की, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इसके केस में मास लगभग इक्वल होगा। इन दोनों के जो एटॉमिक मासेस हैं वो 14 है। तो ये बात डाल्टन इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर पाए क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जानकारी नहीं थी। अगली बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स atoms of different elements combine together
टू फॉर्म कंपाउंडेड एटम्स। कंपाउंडेड एटम्स, आज जिन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं उसे इन्होंने कंपाउंडेड एटम कहा। तो इन्होंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन और हाइड्रोजन, आप बात करें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करके मीथेन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसे इन्होंने क्या कहा, कंपाउंडेड एटम। कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट रेशियो में, कोई भी रेशियो हो सकता है, आपस में कंबाइन करेंगे और कंपाउंडेड एटम बनाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन डाल्टन ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि क्यों कंबाइन करेंगे। अब क्यों कंबाइन करेंगे आप बता सकते हैं कि व्हाई डू डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स? कैन यू टेल? उनकी वैलेंसी के कारण। बैलेंसी के कारण बेटा, स्टेबल होने के कारण। हर एटम चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, तो जिनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। हाँ, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अच्छा, ऑक्टेट क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो ऑक्टेट तो वो जान पाएगा जिसे इलेक्ट्रॉन की जानकारी हो। डाल्टन को इलेक्ट्रॉन की जानकारी थी नहीं, तो इस क्यों का आंसर नहीं दे पाए। अगली जो बात इन्होंने कही वो कही बेटा कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट बी destroyed or created or transformed। इन्होंने कहा कि किसी भी एक एलिमेंट को जो एटम है उन्हें आप खत्म नहीं कर सकते हो, बना नहीं सकते हो। तो ये तो सही बात है, इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर दिया कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो डाल्टन की जो थ्योरी थी वो कुछ लॉज को एक्सप्लेन कर रही थी केमिकल कॉम्बिनेशन के, उसमें से एक लॉ ये हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन ये कह रहे हैं कि एटम्स को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता है, कि एक तरीके के एटम से दूसरे तरीके का एटम नहीं बनाया जा सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। कि इनका कहना कि अगर किसी रिएक्शन में आपने हाइड्रोजन डाला है, चाहे आप उसमें 10 हाइड्रोजन डाल दो, ठीक है, तो ये कैल्शियम नहीं बन सकता है। क्या ये सही पॉसिबल है? क्या ये? नो सर। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सन की बात करते हैं, सन की बात करते हैं। सन पे इनिशियली सब हाइड्रोजन थी, आज सन पे हीलियम से लेके आयरन तक के सब्सटेंसेस हैं, और ये सब किससे बने हैं? हाइड्रोजन से ही। आप जानते हैं एक हाइड्रोजन में 1s1 होता है, एक प्रोटॉन होता है। अब आपको कोई सब्सटेंस फॉर एग्जांपल चाहिए कैल्शियम जिसमें 20 प्रोटॉन्स हो, तो अगर ऐसे 20 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करेंगे तो कैल्शियम बनेगा और कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो ये केवल तब होता है जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में जब न्यूक्लियस टूटते हैं, और ये न्यूक्लियस टूटने वाली रिएक्शंस हमने आपको बताया था बहुत हाई टेम्परेचर पे होती हैं, ये टेस्ट ट्यूब में नहीं हो सकती हैं। कि आप सोचो टेस्ट ट्यूब में हम न्यूक्लियस तोड़ लें, टेस्ट ट्यूब में बैलेंस शेल टूट जाएंगी, लेकिन न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस टूटते हैं न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, जो बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, एटम बम या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब वाले कॉन्सेप्ट पे। आज तो हम लोगों ने एक टर्म होती है बेटा ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। सुना ये ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? नो सर। नहीं सर। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है। तो 92 से ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं वो नेचर में फ्रीली नहीं एग्जिस्ट करते हैं। आज आप जानते हैं कि यूरेनियम से ऊपर कई सारे एलिमेंट हैं, लगभग 15 से 20 एलिमेंट और बनाए जा चुके हैं। तो ये सब एलिमेंट नेचर में नहीं मिले हैं, ये हमने आर्टिफिशियली बनाए हैं। बनाए कैसे हैं? कन्वर्जन करके। इसलिए इनको कहते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 92 do not found in nature. They are prepared from other elements by artificial methods and these are known as transuranic elements. तो आप समझ गए कि जो एटम्स होते हैं उन्हें ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इज इट क्लियर? यस सर। अगली बात इन्होंने कही
the relative number of atoms, the relative number of atoms in a molecule is constant, is constant। कि किसी भी एक मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल को इन्होंने कंपाउंडेड एटम कहा था, हम मॉलिक्यूल कह दे रहे, किसी भी मॉलिक्यूल में जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कांस्टेंट होंगे। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन 1 और 2 के रेशियो में होंगे। आपसे कहा जाए मिथेन, तो मिथेन में हमेशा कार्बन हाइड्रोजन 1:4 के रेशियो में होंगे। आपसे कहा जाए वाटर, तो वाटर में हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में होंगे। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। ये बात आपने पहले भी कभी सुनी है? यस सर। कब सुनी है? क्या? यस सर। यस सर। कैसे सुनी है? कुछ नहीं पता, रिवीजन नहीं हो रहा है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो तो हमने लिख दिया, तो पढ़ के बता दे रहे हो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि एक कंपाउंड को किसी भी तरीके से बनाओ, लेकिन उसमें रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स जो है उनका प्रोपोर्शन बाई मास हमेशा फिक्स रहता है। मतलब एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स हमेशा फिक्स होंगे। तो डाल्टन्स थ्योरी ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और इससे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अगली बात इन्होंने कही कि एटम इज दी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इनके पास चुलेट की, एटम इज दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर that takes part in chemical reaction। तो ये बिल्कुल सही बात है कि एटम को डिवाइड तो हम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, लेकिन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। रिएक्शन में हमेशा कौन पार्टिसिपेट करता है? एटम। जैसे आपने लिखा हाइड्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन का एटम मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया, तो इसमें एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो मैटर, वो एटम ही है। तो ये इनकी बिल्कुल सही बात है। तो इनकी सही बातों में जो बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटम की डेफिनेशन है। इसको आप डेफिनेशन बनाएंगे एटम की। कभी भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज एन एटम, तो आप बताएंगे दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इज इट क्लियर? यस सर। तो इनकी 3 बातें सही हैं। पहली बात है एटम की डेफिनेशन सही है, दूसरी बात लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाली बात सही है, तीसरी बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाली बात सही है। बाकी सारी बात क्या है इनकी? गलत है। तो हमने एक साथ ही बता दिया था कि गलतियां क्या हैं। तो अब लिमिटेशंस ऑफ इस मॉडल की लिमिटेशंस अलग से नहीं बता रहे हैं हम, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल अलग से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमने वही बता दिया था। फॉर एग्जाम्पल